हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट कवर कर लिया था। हमने इसमें देखा था कौन कौन थे प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ये सारी जो लिस्ट बनी हुई है ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट की है। प्राइमरी मेटाबोलाइट वो थे जो कि किसी रिएक्शन के द्वारा बनते हैं और किसी अदर रिएक्शन में यूज होते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट रिएक्शन के द्वारा तो बनते हैं, लेकिन ये किसी अदर रिएक्शन में यूज नहीं होते हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि इनका यूज अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया। जैसे कि एल्कलॉइड, फ्लेविनॉइड, रबर, एसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक, ये सब मतलब यूज इसका डिस्कवर नहीं किया गया प्लांट की फिजियोलॉजी में। मतलब जिस भी स्पीसीज से ये निकल रहे हैं, जिस भी स्पीसीज से मिल रहे हैं, उस पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए इसका यूज नहीं देखा गया। ऐसे जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस तो यूज करते हैं इन सब का, लेकिन उस पर्टिकुलर प्लांट के लिए कोई यूज नहीं देखा गया, इसलिए इनको सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहा गया था। फिर आता है बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। अभी हमने बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स देखे। अभी बायो मैक्रोमोलिक्यूल मैक्रोमोलिक्यूल मतलब जो कि एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिले थे। एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन में जो मिले थे ना, वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। There is one feature common to all those compounds found in acid soluble pool. They have molecular weight ranging from 18 Dalton to 800 Dalton approximately. मतलब जो एसिड soluble pool में मिले थे, उनका जो वजन था वो 18 डाल्टन टू अप्रोक्स 800 डाल्टन देखा गया था। एक कॉमन बात मिली थी इन सब में। द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन हैज ओनली 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। 4 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड थे एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन में, जैसे कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड और लिपिड। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड और लिपिड। अब सोचने वाली बात है कि प्रोटीन तो ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल है और पॉलीमर भी है। न्यूक्लिक एसिड भी पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का। पॉलीसैकेराइड भी कार शुगर के मोनोसैकेराइड के पॉलीमर हुआ करता है। बचा लिपिड। लिपिड जो है इसका वजन भी ज्यादा नहीं है, 800 डाल्टन है। फिर भी ये किस में आ रहा है? मैक्रोमोलिक्यूल में, मतलब एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन में। एक चीज याद रखनी है कि 1 डाल्टन कितना होता है। 1 डाल्टन वेट जो होता है वो 1 हाइड्रोजन एटम के बराबर होता है। 1 डाल्टन वेट जो होता है वो 1 हाइड्रोजन एटम के बराबर होता है, तो याद रखना है। अब जो लिपिड था, लिपिड जो है वो एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि जब हमने पढ़ा था फॉस्फोलिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम कुछ ऐसी स्ट्रक्चर पढ़ते थे। ये हेड था, ये टेल थी। ये टेल थी। जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक होता है, जबकि टेल जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। हेड हाइड्रोफिलिक होता है, टेल हाइड्रोफोबिक होती है। इस वजह से होगा क्या कि जब किसी सेल की मेम्ब्रेन टूटेगी, तो सेल की मेम्ब्रेन टूटते समय ऐसा कुछ हो जाएगा कि सिंगल लेयर हो गई। और अगर ये सिंगल लेयर हो जाएगी, तो मान लो यहाँ पानी है, तो यहाँ तो ये हाइड्रोफोबिक है। जो हेड है ये हाइड्रोफोबिक है तो चल जाएगा पानी के साथ, लेकिन ये हाइड्रोफिलिक है। सॉरी, जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है और जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक है। तो हेड के साथ पानी रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन हाइड्रोफोबिक एंड जो है इस मॉलिक्यूल का, वो अगर पानी के कांटेक्ट में आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये पानी के कांटेक्ट में न आ जाए, पानी के कांटेक्ट में ना आ जाए, इसके लिए क्या कर सकता है? तो दो ऑप्शन थे इसके पास। एक तो डबल मेम्ब्रेन बना सकता है, क्योंकि डबल मेम्ब्रेन तो टूट गई है। क्योंकि बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ते हैं हम इस प्रकार से। तो ये लिपिड बाइलेयर बना सकता था, लेकिन लिपिड बाइलेयर तो टूट गई है। तो अभी क्या करेगा? ये ये ना बना के स्फेयर बना लेता है। कुछ इस प्रकार से अरेंज होंगे सारे हेड। अरेंज होने के बाद कुछ इस प्रकार से ये वेसाइकल बना लेगा, स्फेरिकल वेसाइकल। तो स्फेरिकल वेसाइकल बनाने से क्या हुआ कि बाहर की तरफ पानी है और ये पानी की तरफ रह सकते हैं, और ये जो हेड है ये पानी की डायरेक्शन में रह सकते हैं क्योंकि हाइड्रोफिलिक होता है।
और अंदर पानी नहीं है और ये सारी टेल किधर आ गई, इनसाइड इनर साइड आ गई। तो इससे अब ये पानी से बच गई, ये हाइड्रोफोबिक एंड जो था इसका, ये पानी से बच गया। तो इसीलिए इसने क्या बना लिया, वेसाइकल। और क्योंकि वेसाइकल इसने बना लिया, तो वेसाइकल बनाने के कारण इसका जो साइज होता, जो ये ट्रैप हो गया किसमें, एसिड इनसॉल्युबल पूल में। एसिड इनसॉल्युबल पूल में ट्रैप हो जाता है, जिस वजह से मैक्रो मॉलिक्यूल के साथ दिखाई देता है। लेकिन इसका अगर मॉलिक्यूलर वेट देखें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन ही होता है। यहाँ पे हमने लिपिड देखा। लिपिड एक्सेप्शन किस तरह से, तो हमने देखा कि इसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन होता है, 1000 से कम है, फिर भी मैक्रो मॉलिक्यूल वाले फ्रिक्शन में, मतलब कि एसिड इनसॉल्युबल फ्रिक्शन में देखा जाता है। आगे मॉलिक्यूलर वेट की हमें रेंज याद रख लेनी है, कितनी है, 10,000 डाल्टन और उससे अबव वाले जो होते हैं वो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। 10,000 डाल्टन और उससे अबव वाले बायो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। फॉर दिस वेरी रीजन बायोमोलिक्यूल्स केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर टू टाइप्स। दो तरह के केमिकल कंपाउंड्स हो गए किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। वन, दोज विच हैव मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन। एक वो जो कि 1000 डाल्टन से कम वाले हैं, वो सब माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं। एंड आर यूजुअली referred to as the micromolecule, simply biomolecules, while those which are found in acid insoluble friction are called macromolecule। और वो जो कि एसिड इंसॉल्युबल फ्रिक्शन में मिल रहे हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल कहलाएंगे और बायो मैक्रोमोलिक्यूल कहलाएंगे। Molecules in acid insoluble friction, with the exception of lipid, are polymeric। Lipid are polymeric substances। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, एक्सेप्शन ऑफ लिपिड आर पॉलीमेरिक सब्सटेंस, मतलब लिपिड को छोड़ दें तो सारे पॉलीमेरिक सब्सटेंस उसमें मिले थे। मतलब एसिड इनसॉल्युबल पूल में जो लिपिड था वही एक अकेला पॉलीमेरिक सब्सटेंस नहीं था, बाकी सारे थे उसको छोड़कर। देन व्हाई डू लिपिड whose molecular weight do not exceed 800 डाल्टन come under the insoluble friction। तो क्यों ये insoluble friction में मिला था जबकि इसका वेट भी 800 डाल्टन से कम था, ज्यादा नहीं था। तो ये रीजन था क्योंकि वो वेसाइकल बना लेता है। come under the acid insoluble friction, that is macromolecules। lipids are indeed small molecular weight compound and present only as such, but also arranged into structure like a cell membrane एंड अदर मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या अदर मेम्ब्रेन की तरह से अरेंज हो जाता है। व्हेन वी ग्राइंड अ टिश्यू वी आर डिस्टरप्टिंग द सेल स्ट्रक्चर, हम सेल स्ट्रक्चर को तोड़ देते हैं। सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन ब्रोकन इनटू पीसेस, टुकड़े टुकड़े में टूट जाएगी वो। एंड फॉर्म्स ऑफ वेसाइकल आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, और वो एक वेसाइकल बना लेगा जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। देयरफॉर these membrane fragments into the vesicle separated along with the acid insoluble pool। Hence in macromolecular friction lipids are not strictly macromolecules। lipids जो हैं strictly macromolecules नहीं हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, the acid soluble pool represents roughly the cytoplasmic composition। जो acid insoluble pool होते हैं वो साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, मैक्रोमोलिक्यूल साइटोप्लाज्म बनाते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। बिकम द एसिड इंसॉल्युबल फ्रिक्शन, और वो क्या हो जाता है, एसिड इंसॉल्युबल फ्रिक्शन होता है। एंड ऑर्गेनेल्स बिकम एसिड इंसॉल्युबल फ्रिक्शन, टुगेदर दे रिप्रेजेंट्स द एंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू। ये सारे मिलके एक लिविंग टिश्यू की कंपोजिशन बताते हैं। इन समरी वी रिप्रेजेंट अ केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू फ्रॉम द अबंडेंस पॉइंट, कौन कितना मिलेगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ पे ये अरेंजमेंट आता है। तो सबसे ज्यादा वाटर, इसमें हमें याद क्या रखना है, इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं ऐसे, WPNCLI। अब कैसे याद रखेंगे, तो सबसे ज्यादा वाटर होता है कितना, 70 to 90%। फिर प्रोटीन होगा 10 to 15%। फिर न्यूक्लिक एसिड होगा 5 to 7%। फिर कार्बोहाइड्रेट होगा 3%। उसके बाद लिपिड होगा 2%। उसके बाद आयंस होंगे 1%। तो इस तरह से हमें ये टेबल याद रखनी है।
इस टेबल में अगर हम देखें तो हमने क्या क्या देखा, WPNCLI मतलब वाटर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और आयंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड है। पॉलीपेप्टाइड क्यों बोला इसको? पॉली तो हम सब जानते हैं, पॉली का मतलब बहुत सारे, मैनी। पेप्टाइड मतलब जैसे अमीनो एसिड्स होते हैं। अमीनो एसिड हमने पढ़ा था, जनरल अमीनो एसिड, यहाँ NH2 लगा हुआ था, यहाँ COOH लगा हुआ था, यहाँ वेरिएबल अल्काइल ग्रुप था, यहाँ पे हाइड्रोजन था। तो अब ये जो अरेंजमेंट है ये हो गया अमीनो एसिड का, और ये अमीनो एसिड मिल के बॉन्ड बना बना के ये क्या बनाते हैं, पेप्टाइड बनाते हैं। तो एक को हम, एक जो है पेप्टाइड रिप्रेजेंट करता है, एक अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है दूसरे से, इसलिए पेप्टाइड रिप्रेजेंट करता है वो, और पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा ये जुड़े होते हैं। They are linear chain of amino acid linked by the peptide bond. अब कैसे जुड़े होंगे वो आगे पढ़ते हैं। ईच प्रोटीन इज ए पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का पॉलीमर होता है। एक बार देखते हैं कैसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम बनाते हैं NH2, हाइड्रोजन, COH, वेरिएबल अल्काइल ग्रुप प्लस NH2, कार्बन, हाइड्रोजन, COH, वेरिएबल अल्काइल ग्रुप। कोई सा हो सकता है, इसको हम R डैश मान लेते हैं। अब क्या होगा, इन दोनों को हम ओपन कर लेते हैं। ओपन कैसे? इसकी ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगी, COOH, इसकी स्ट्रक्चर NH और H। अब क्या होगा, यहां से OH और यहां से H माइनस H2O हो जाएगा, और H2O जाने के बाद ये कुछ इस प्रकार से जुड़ जाएंगे। अब ये जो बॉन्ड बना, ये जो बॉन्ड बना, ये वाला, ये जो बॉन्ड है ये पेप्टाइड बॉन्ड है, और ये दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ गए बाय द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, और इसी तरह से जुड़ते चले जाएंगे तो बन जाएगा पॉलीपेप्टाइड, एक प्रोटीन चेन। और ये जुड़े क्यों? वाटर रिमूव होने से, मतलब डिहाइड्रेशन से। अब आगे बात करते हैं। ईच प्रोटीन इज ए पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के टाइप हमने पढ़ ही लिए थे, एसिडिक बेसिक कौन कौन से थे। तो एलेनिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, इस तरह के अमीनो एसिड पढ़े थे हमने 20 टाइप के। अब प्रोटीन इज ए हेट्रोपॉलीमर। प्रोटीन एक हेट्रोपॉलीमर होता है, क्यों? क्योंकि इसमें सारे अमीनो एसिड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे, इसलिए हेट्रोपॉलीमर हुआ करता है। हैज ओनली वन टाइप ऑफ वन टाइप ऑफ मोनोमर रिपीटिंग n नंबर टाइम्स। जो एक तरह का मॉलिक्यूल है वो हो सकता है कई बार रिपीट हो रहा हो, लेकिन सेम जगह पे वो नहीं आता। मतलब कि अगर हम कहें चार तरह के अमीनो एसिड है A B C D, तो चार तरह के अमीनो एसिड से अगर प्रोटीन बननी है तो A B C C B A D A मतलब कुछ भी जो उसमें सीक्वेंस में आएगा उस सीक्वेंस में होगा, कोई पैटर्न इसमें शो नहीं होगा। तो इसीलिए इसमें ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर रिपीटिंग एंड नंबर ऑफ टाइम्स। This information about the amino acid content is important as later in your nutrition lesson. आगे क्या पता चलेगा? You will learn that the certain amino acid are essential for our health. कुछ जो amino acids होते हैं वो essential होते हैं। They have to be supplied through through our diet. तो वो जो essential amino acids हैं उनको डाइट के द्वारा लिया जाता है। Hence dietary protein are the source of essential amino acid. डाइटरी प्रोटीन्स जो होते हैं वो एसेंशियल अमीनो एसिड का सोर्स होते हैं। तो प्रोटीन रिच सोर्स यूज करना चाहिए, जैसे कि पल्सेस
पल्सेस हम यूज कर सकते हैं, प्रोटीन रिच सोर्स होता है। देयरफॉर अमीनो एसिड कैन बी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। इसी बेसिस पे अगर जिसकी जरूरत है तो वो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल की कैटेगरी में आ सकता है। मतलब अगर उसकी बॉडी में जरूरत है और वो बॉडी में सिंथेसाइज हो रहा है तो वो कहलाएगा नॉन एसेंशियल, क्योंकि जरूरत तो है लेकिन वो सिंथेसाइज बॉडी में हो सकता है। एक होता है बॉडी में जरूरत भी है और वो बॉडी में बनता भी नहीं है, तो वो एसेंशियल हो जाएगा, उसको हम सब फूड सप्लीमेंट के द्वारा लेते हैं। द लेटर आर दोज विच अवर बॉडी कैन मेक while we get essential amino acid through our diet। मतलब जिसको अपनी बॉडी नहीं बना सकती है वो उसको हम बाहर से ले सकते हैं। अब प्रोटीन जो है बॉडी में कई सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि कुछ ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। कुछ क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट कराते हैं। सम फाइट इन्फेक्शन अगेंस्ट ऑर्गेनिज्म। कुछ इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके अगेंस्ट फाइट करने में भी रोल प्ले करते हैं। कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, तो इस तरह से ये होता है। अब हमें यहाँ पे याद रखना है, एक होता है कोलेजन, इंटरसेलुलर सब्सटेंस बनाता है। इंटरसेलुलर सब्सटेंस मतलब कि अगर कोई टिश्यू है उसमें ये सेल्स हैं, तो इन सेल्स के बीच का जो टिश्यू बचा है, ये सेल्स हो गई, ये जो टिश्यू बचा है बीच वाला, ये सब ये क्या कहलाएगा, ये इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस कहलाएगा और ये कोलेजन के द्वारा बना होता है। ट्रिप्सिन एक एंजाइम हो गया, इंसुलिन हम जानते हैं हार्मोन होता है, एंटीबॉडी, फाइट इन्फेक्शियस एजेंट, तो इन्फेक्शियस एजेंट से फाइट करने में रोल प्ले करते हैं। रिसेप्टर्स तो हम जानते हैं, सेंसरी रिसेप्शन, स्मेल, टेस्ट और हार्मोन एक्सेट्रा। ग्लूट4 क्या है, ग्लू ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 4 है, ये एनेबल्स द ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। ये ग्लूट4 जो है सेल के अंदर ग्लूकोज की एंट्री कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलेजन। कोलेजन जो है मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड में, तो याद रखना ये कोलेजन इज मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। दूसरा है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, रुबिस्को, कहाँ फोटोसिंथेसिस में काम आता है ये, डार्क रिएक्शन में। तो रुबिस्को क्या है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है पूरे बायोस्फीयर में। अगर एनिमल वर्ल्ड में पूछे तो कोलेजन मोस्ट अबंडेंट है, और पूरे बायोस्फीयर में पूछे तो रुबिस्को मोस्ट अबंडेंट है, तो ये हमें याद रखना है। फिर आते हैं पॉलीसेक्राइड। पॉली मतलब बहुत सारे और सेक्राइड मतलब कार्बोहाइड्रेट के यूनिट्स, जिसमें बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स यूज हो रहे हो वो पॉलीसेक्राइड कहलाता है। दिस एसिड इंसॉल्युबल पेलेट, ये जो एसिड इंसॉल्युबल पेलेट था, हैज ऑल्सो हैज द पॉलीसेक्राइड, इसके पास पॉलीसेक्राइड मिल जाएंगे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, एज अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो इसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स की एक क्लास देखने को मिल जाएगी पॉलीसेक्राइड की। पॉलीसेक्राइड आर लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर, शुगर की लॉन्ग चेन्स है पॉलीसेक्राइड। दे आर थ्रेड लिटरली अ कॉटन थ्रेड। कॉटन थ्रेड एक्चुअल में है क्या, जो कॉटन है उसका एक थ्रेड सेल्यूलोज का थ्रेड होता है। अब सेल्यूलोज जो है हम जानते हैं पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। सेलुलोज क्या है, पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। और हमें याद रखना है बीटा वाले जितने भी कंपाउंड होते हैं वो अपनी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते हैं, इसीलिए सेलुलोज भी डाइजेस्ट नहीं होता है। अब पॉलीसेक्राइड है, थ्रेड लाइक होते हैं, तो कॉटन हमने देखा, कॉटन क्या है, एक थ्रेड है जो कि किसका है, पॉलीसेक्राइड का है। कंटेनिंग ना डिफरेंट मोनोसेक्राइड एज बिल्डिंग ब्लॉक, कई सारे मोनोसेक्राइड से मिलकर वो बना होता है, जैसे कि सेलुलोज इज पॉलीमेरिक सब्सटेंस, पॉलीमेरिक पॉलीसेक्राइड कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड इज ग्लूकोज। ग्लूकोज भी कौन सा, बीटा डी ग्लूकोज से बना होता है। सेलुलोज इज ए होमोपोलीमर, क्यों, क्योंकि इसमें सारे यूनिट्स जो है वो सेम होती हैं, इसलिए इसको होमोपोलीमर बोला जाता है। स्टार्च इज ए वेरिएंट ऑफ दिस बट प्रेजेंट एज स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन द प्लांट टिश्यू। स्टार्च जो है वो भी ग्लूकोज का ही पॉलीमर है, जैसे सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज इज ए पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, जबकि
स्टार्च पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। तो स्टार्च क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, जबकि सेलुलोज क्या है? बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। एनिमल वर्ड में क्या होगा? एनिमल हैव अनदर वेरिएंट कॉल्ड ग्लाइकोजन। एनिमल के पास एक और होता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो होता है ये भी ग्लूकोज का ही पॉलीमर है, लेकिन ग्लाइकोजन एक ब्रांच्ड पॉलीमर होता है। ग्लाइकोजन कैसा होगा? ब्रांच्ड पॉलीमर, और ये दोनों अनब्रांच्ड थे। इनुलिन क्या है? इनुलिन को इंसुलिन से कंफ्यूज नहीं होना है। इंसुलिन इज ए हार्मोन और इनुलिन इज ए कार्बोहाइड्रेट। अब ये जो इनुलिन है ये एक पॉलीमर है फ्रक्टोज का, तो ये भी बीटा डी फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है। बीटा डी फ्रक्टोज, तो बीटा डी फ्रक्टोज का पॉलीमर है, ये भी पॉलीसैकेराइड होता है। अभी मिलेगा कहाँ? इनुलिन जो होता है जैसे कि डहेलिया होता है, डहेलिया की रूट्स में देखने को मिल जाएगा। अब इनुलिन एब्जॉर्ब नहीं होता, तो इनुलिन का यूज हम करते हैं जीएफआर मेजरमेंट में। जीएफआर मेजरमेंट में इनुलिन का यूज होता है। जीएफआर क्या था? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो इसके मेजरमेंट में इसका यूज किया जाता है। द राइट एंड इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एंड लेफ्ट एंड इज कॉल्ड द नॉन रिड्यूसिंग। अब सबसे पहले तो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग क्या होता है यहाँ पे हम पढ़ते हैं। एक होता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन। एक होता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन। जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दे या फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दे वो रिड्यूसिंग शुगर होता है, और जो ऐसा नहीं कर पाए वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो हमें याद क्या क्या रखना है? रिड्यूसिंग शुगर क्या होगा? सबसे पहले तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन देख लेते हैं। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, और दूसरा कौन सा था? फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग्स सॉल्यूशन। तो फेलिंग सॉल्यूशन भी दो तरह का होता है, फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है उसमें कौन कौन आएगा? किसका मिक्सचर है ये? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट, कॉपर सेकंड सल्फेट और पेंटाहाइड्रेट। तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन किस किस से मिलकर बना? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट, कॉपर सेकंड सल्फेट और पेंटाहाइड्रेट। तो इससे ये मिलके बना हुआ है। दूसरा होता है फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग्स सॉल्यूशन ए। जो फेलिंग सॉल्यूशन ए है वो किस किस से मिलके बना? तो एक्वस सॉल्यूशन होता है कॉपर सेकंड सल्फेट का। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सेकंड सल्फेट। तो कॉपर सेकंड सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन होगा ये। दूसरा होता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बी, फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग्स सॉल्यूशन बी। अब ये क्या है? एक्वेशन सॉल्यूशन। अभी जो था कॉपर सल्फेट वाला ये होता है ब्लू कलर का, डीप ब्लू इन कलर। तो फेलिंग सॉल्यूशन क्या है? डीप ब्लू। अब फेलिंग सॉल्यूशन बी कैसा होगा? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम
सोडियम, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सोडियम टार्टरेट, पोटेशियम सोडियम टार्टरेट, इसी को ही हम रॉक शेल साल्ट भी बोलते हैं, जो कि कलरलेस होता है। अभी यहाँ पे क्यों बताया, क्योंकि ये जो है यहाँ तो काम आएंगे ही, साथ में केमिस्ट्री में भी काम आते हैं। तो एक बार देख लेते हैं। बेंडिक सॉल्यूशन क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट और कॉपर सेकेंड सल्फेट और पेंटाहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। जबकि फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है, फेलिंग सॉल्यूशन ए में एक्वस सॉल्यूशन होगा कॉपर सल्फेट का, और जो फेलिंग सॉल्यूशन बी है वो एक्वस सॉल्यूशन होगा पोटेशियम सोडियम टार्टरेट का, जिसको हम रॉकशेल साल्ट भी बोलते हैं। ये एनसीईआरटी में है, सारे केमिस्ट्री में है। अब हमें याद रखना है कि जो इनको रिड्यूस कर देगा वो रिड्यूसिंग शुगर है, और जो इनको रिड्यूस नहीं कर पाएगा वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। एक्चुअल में होता क्या है, जिसके पास एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप हो, जिसके पास एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप हो, फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोन ग्रुप हो, वो रिड्यूसिंग होता है। और जिसके पास फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोन ग्रुप नहीं होगा वो नॉन रिड्यूसिंग होगा। तो हमें याद रखना, जिसके पास फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप हो वो रिड्यूसिंग है, और जिसके पास नहीं हो वो नॉन रिड्यूसिंग है। तो हमें ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये एलएचएस हो गया, आरएसएस हो गया। तो हमें याद रखना है राइट वाला रिड्यूसिंग, राइट वाला रिड्यूसिंग, लेफ्ट वाला नॉन रिड्यूसिंग। तो ये हमें याद ही रखना है। स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है। इस स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान से देखें, तो अगर इसकी नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6। अगर ऐसे इसकी नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6। अगर मैं यहां से बॉन्ड बनाने की बात करता हूं तो कैसे बना होगा, पहले ये देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से होगा। तो OH H H OH H OH OH H H OH CH2OH, इधर H। अब यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों जब पास में आएंगे तो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे। दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप पास में आते हैं तो रिमूवल ऑफ वाटर हो जाता है। दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब पास में होता है तो रिमूवल ऑफ वाटर। तो क्या होगा, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा और एक ऑक्सीजन बीच में आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से। तो ये जो बॉन्ड बना बीच में, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। ये जो बॉन्ड बनाया ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये भी ग्लाइकोसिडिक है, ये भी ग्लाइकोसिडिक है, तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दिख गए। अब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कौन से कार्बन के बीच में बने हैं, तो वो हमें ध्यान देना है। यहाँ से पहले नंबर का कार्बन है, यहाँ से चौथे नंबर का कार्बन है, तो हम कहेंगे 1,4 एल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो कौन कौन से 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये लिंकेज कैसे बना वो हमने देखा। तो 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहलाएगा। यहाँ भी क्या होगा, यहाँ फर्स्ट नंबर का है तो 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो स्ट्रेट चेन में कौन सा मिलेगा, 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलेगा, लेकिन ब्रांच्ड चेन में 1,6 मिलता है। कैसे, यहाँ पे देखते हैं। स्ट्रेट चेन है 1 2 3 4 5 6।
1 2 3 4 5 और एक यहाँ भी होगा, CH2H होता है, तो ये 6। अब क्या होगा यहाँ पे, इसके अगर देखें तो 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पे भी 6 देखने को मिला। तो अब हमें देखना है यहाँ से कि स्ट्रेट चेन में कौन सा मिल रहा था, 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जबकि ब्रांच में कौन सा मिलेगा, 1,6 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो 1,6 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ पे ब्रांच की जगह पे मिलता है, तो ब्रांचिंग पे क्या मिलेगा, 1,6 और स्ट्रेट चेन में 1,4। तो ये हमें याद रखना है। प्लांट सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो प्लांट सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। पेपर मेड फ्रॉम द प्लांट पल्प, पेपर प्लांट पल्प का बना होगा। एंड कॉटन फाइबर, प्लांट पल्प हो गया, कॉटन फाइबर हो गया, ये सब सेलुलोजिक होता है। देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड इन नेचर, बहुत सारे पॉलीसेकेराइड्स हैं जो कॉम्प्लेक्स नेचर में है। दे हैव एज बिल्डिंग ब्लॉक अमीनो शुगर, कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स हो सकते हैं जैसे अमीनो शुगर हो गए, केमिकली मॉडिफाइड शुगर भी हो सकते हैं जैसे कि ग्लूकोजामाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, ग्लूकोजामाइन हो गया, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन हो गया। एग्जांपल में एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोड का एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। काइटिन इज ए पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, तो नाग का होमोपॉलीमर हुआ करता है ये, तो ये होमोपॉलीमर होते हैं। कुछ हेटेरोपॉलीमर होते हैं जैसे कि पेप्टाइडोग्लाइकेन, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन है और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, तो एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, तो नाग और नाम का होता है, जबकि काइटिन किसका है, सिर्फ नाग का है। और पेप्टाइडोग्लाइकेन नाग और नाम दोनों का था। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो बना होगा वो हेटेरोपॉलीसेकेराइड कहलाएगा, और जो सेम से मिलकर बना होगा वो होमोपॉलीसेकेराइड कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने पूरा पॉलीसेकेराइड कवर किया। अब हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या देखने को मिलेगा इसमें। द अनदर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल दैट वन वुड फाइंड इन एसिड इंसॉल्युबल फ्रिक्शन, ऐसा एक मेंबर जो कि एसिड इंसॉल्युबल फ्रिक्शन में मिला था, वो और कौन था, वो एक न्यूक्लिक एसिड भी था। लिविंग टिश्यू में मिलेगा ये। दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे, कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके जो एक न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, टुगेदर पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड, दीज आर कंप्राइजेज द मैक्रोमोलिक्यूल। पॉलीसेकेराइड, पॉलीपेप्टाइड और न्यूक्लिक एसिड ये सब मिलके ही मैक्रोमोलिक्यूल बना रहे थे। For nucleic acid, the building block of nucleotides, a nucleotide has three chemical distinct components. न्यूक्लियोटाइड के पास 3 कंपोनेंट थे, तो वो एक तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग थी, दूसरा मोनोसैकेराइड था, और तीसरा इसमें फॉस्फोरिक एसिड था, जिसको फॉस्फेट ग्रुप के नाम से जानते हैं, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था। तो नाइट्रोजनस बेस जो कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, इसके साथ अगर मैं पेंटोस शुगर, जिसको राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस शुगर बोलते थे, डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोस शुगर और आरएनए तो राइबोस शुगर, तो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर दोनों मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनते हैं। और इसमें अगर मैं फॉस्फेट ग्रुप और जोड़ दूं, ये दोनों क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। और इसमें अगर मैं फॉस्फेट ग्रुप और जोड़ दूं, तो अब ये जो स्ट्रक्चर बनी, ये बनेगी न्यूक्लियोटाइड। जहाँ पे न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, वो भी हमें पता चला। आगे हम देखते हैं फ्रिक्शन ऑफ एनी टिश्यू और सेल, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के पास 3 कंपोनेंट थे, वो हमने देख लिए। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इन न्यूक्लिक एसिड इज नाइट्रोजनस बेस। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या था, नाइट्रोजनस बेस था, जो कि 2 तरह का था, प्यूरिन और पायरिमिडिन। उसके भी टाइप थे, फिर एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल, साइटोसिन, थायमिन, एड। तो इस तरह से एडेनिन और ग्वानिन जो थे वो प्यूरिन है, और जो बच्चे सारे पायरिमिडिन है। एडेनिन, ग्वानिन प्यूरिन है, और जो बाकी बच्चे वो सारे पायरिमिडिन हो जाएंगे। द skeletal of heterocyclic ring is called purine and pyrimidine respectively। तो प्यूरिन के स्केलेटन कौन है, एडेनिन और ग्वानिन, और बाकी बच्चे जो भी उसके सारे पायरिमिडिन है।
द शुगर फाउंड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज आइदर राइबोस। शुगर जो है वो राइबोस भी हो सकती है। अगर आरएनए की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे राइबोस हो जाएगा, जो कि मोनोसेकेराइड पेंटोस शुगर है। अगर डीऑक्सी राइबोस देखा तो दूसरे नंबर के कार्बन पे वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता, दूसरे नंबर के कार्बन पे वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता, इसीलिए इसको डीऑक्सी राइबोस शुगर बोल देते हैं, जो कि डीएनए में देखने को मिल जाएगा। न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग द डीऑक्सी राइबोस शुगर नोन एज डीएनए, और जिसके पास राइबोस शुगर होगा उसको हम आरएनए बोल देते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। थैंक यू।